हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है विद्या यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डीयू में एईसी का पेपर एनवायरमेंटल साइंस थ्योरी इनटू प्रैक्टिस 1 जो कि सेमेस्टर 1 या 2 में आपके पास होगा, इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और साथ में सॉल्यूशन भी। पहले मैं आपको जो अभी 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में 2024 में मीन्स लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था ईवीएस का, उसका क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगी जहां से आप प्रैक्टिस कर सकोगे। तो पहले हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है अभी जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है। देखो, ईवीएस जो है आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी पेपर है, इसलिए इसमें थ्योरी आपकी सिर्फ 30 मार्क्स की होती है जो रेगुलर के बच्चे या सोल के हैं जिनका एडमिशन एनईपी के थ्रू हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले आपको ईवीएस के पेपर में इसका पैटर्न समझना है। इसमें एग्जाम में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है वो रेगुलर के हों या सोल के हों, उन्हें सिर्फ सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है जो कि 30 मार्क्स का होगा। और जो बच्चे रिपीटर है, मतलब जिनकी बैक आई थी और उनका एडमिशन 2022 में हुआ था, उन्हें रेगुलर वाले बच्चों को सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी अटेम्प्ट करना है और सोल वाले बच्चों को तीनों ही सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं जिनकी बैक आई थी सिर्फ उन्हें। जो अभी एनईपी वाले बच्चे हैं उन्हें सिर्फ सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करना है 30 मार्क्स का। और आपका ये एग्ज़ाम होगा 1 आवर का। और जो बच्चे बैक वाले हैं उनका रेगुलर वालों का 1 आवर 45 मिनट का और ओपन वालों का जो सोल वाले थे उनका 2 आवर 30 मिनट्स का। तो आपको सबसे पहले तो ये फॉर्मेट समझना है कि आपको कितना अटेम्प्ट करना है पेपर। अब देखो, इसके बाद आपको सिर्फ सेक्शन ए अटेम्प्ट करना है जो रेगुलर और सोल वाले न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जिनका एडमिशन हुआ है। फिर वो ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ना कि इसमें आपको पहले रोल नंबर ही लिखना है पेपर मिलते ही। और पार्ट ए में आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 5 में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उन 3 में से एक क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना है और बाकी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। जो रिपीटर हैं उन्हें सेक्शन ए और बी करना है, उसमें से मतलब चॉइस दी हुई है आपको हर एक में, वो हम साथ के साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। अब देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग रेगुलर और सोल के बच्चे हैं उन्हें पार्ट ए करना है। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन 1 कंपलसरी है क्योंकि इसमें आपको मैचिंग और फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इसके बाद जो बाकी के 4 क्वेश्चन हैं उनमें से आपको कोई 2 करने हैं। टोटल आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 10 मार्क्स के। कोई 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखो, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ। क्वेश्चन 1 में आपको मैचिंग करनी है। 1 क्वेश्चन में ही बी पार्ट करके दिया हुआ है 5 मार्क्स का कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। 4 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं जो 5 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपके 10 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं 5 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 मार्क्स का एक पार्ट दिया है इसमें और 4 मार्क्स का एक पार्ट। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 10 मार्क्स का। तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट ये ध्यान रखना कि आप ऐसा ना करो कि क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे 2 का एक पार्ट 2 का कर दिया और एक पार्ट 3 का कर दिया, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। देखो, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में कोई 2 आपको आते हैं तो आप इसे अटेम्प्ट करो, 2 पार्ट्स इसके अटेम्प्ट करो, वरना आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो, जिसका मतलब आप पूरे 10 मार्क्स का कर सकते हो। और ये एग्ज़ाम आपका आपके जो कॉलेज सेंटर है उसी में चेक होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है आंसर में, क्योंकि कॉलेज में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं बच्चों के। अब देखो पार्ट बी। पार्ट बी में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 3 में से 2 के आंसर करने हैं सिर्फ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें एक टेबल दी हुई है और इसके बेस पे तीनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें आपको स्पीच लिखनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं। तो 6, 7 और 8 में से कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये उनके लिए था जिनकी बैक आई है रेगुलर वाले बच्चों की या सोल वाले बच्चों की। अब जो बच्चे सिर्फ सोल के हैं, ये पार्ट सी, उन्हीं को अटेम्प्ट करना था। ए, बी और सी तीनों जिनकी बैक आई है, जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग थे बच्चे, उनका 2.5 घंटे का पेपर होगा। और उनका देखो अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11, उन तीनों में से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 9 में आपको ये सारे टॉपिक्स दिए हैं, इनमें से किन्हीं 5 पे लिखना है। देखो, मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगी इस वीडियो में। उससे क्या होगा, अगर आप लास्ट तक देखते हो, भले ही आपको बी और सी पार्ट अटेम्प्ट नहीं करना, पर जैसे ये वाले टॉपिक्स हैं, इनसे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आपको ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आपके में बी या सी पार्ट में ये टॉपिक्स दिए हों, आपके ए पार्ट में भी अगर इनमें से कुछ आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है और 11 है। अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन के बाद मैं आपको लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन पेपर और दिखा दूंगी जहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो, इसमें मैचिंग दी हुई है, मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। इसमें मैचिंग करनी है, जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका योगदान किस चीज़ से है। मतलब जैसे पांडुरंग हेगड़े हैं, इनका योगदान अपीको आंदोलन में रहा है, तो आपको इससे मैच करना है। सेकंड है आर्थर टेंसले, जो आर्थर टेंसले हैं उनका पारिस्थितिकी तंत्र जो शब्द दिया है उसमें योगदान रहा है। तीसरे हैं हमारे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जो थे हमारे, इन्होंने जो समुदाय आधारित जल संरक्षण कार्य है उसमें अपना योगदान दिया। सालिम अली पक्षियों का अध्ययन और संरक्षण। चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं, उन्होंने चिपको आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। ये आपके 5 मार्क्स की मैचिंग हो गई। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हमेशा कंपलसरी होता है। क्वेश्चन 1 में 1 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होते हैं और ये आपका अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है। इसमें आपके मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स या टिक मार्क भी आ सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर बी पार्ट, क्वेश्चन 1 का ही बी पार्ट है ये। भारत में पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग में ऊंचाई पर डैश घास के मैदान पाए जा सकते हैं। तो जो दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं ऊंचाई पर, उन घास के मैदानों को हम बोलते हैं शोला घास के मैदान, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय संगठन है। तो प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण के लिए CPCB बोर्ड है जिसे बनाया गया है। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके बाद थर्ड है STP, एक ऐसी सुविधा है जिसे डैश के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। तो STP को जो गंदा पानी होता है, जो सीवरों का पानी होता है, उसके उपचार के लिए बनाया गया है। तो इसमें आप लिखोगे सीवेज के उपचार के लिए डिजाइन किया गया है। फोर्थ है ओजोन वायुमंडल की डैश परत में पराबैंगनी किरणों के खिलाफ एक सुरक्षात्मक परत बनाती है। तो जो हमारी ओजोन लेयर है वो समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ? समताप मंडल। समताप मंडल को हम स्ट्रेटोस्फेयर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो शुष्क भूमि में मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण को संबोधित करने पर केंद्रित है। तो इसके लिए आप लिखोगे UNCCD। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। देखो क्वेश्चन 1 में 1 मार्क्स के आते हैं, तो कई बार क्वेश्चन 1 में आपको फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आ जाता है, तो आप फुल फॉर्म भी प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि GAP की लास्ट ईयर फुल फॉर्म आई थी, गंगा एक्शन प्लान जिसे हम बोलते हैं। तो फुल फॉर्म भी जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी पढ़ लेना। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। आपको अंतर बताना है जो क्वेश्चंस दिए हैं उनमें, और किन्हीं 2 को करना है। इसमें 4 आपको दिए हैं, कोई 2 करने हैं आपको 5 मार्क्स के। 10 मार्क्स आपको एक क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करने हैं ना।
तो इनमें आपको अंतर बताना है। अब मैं आपको इनका आंसर बताती हूँ। देखो, पहला अंतर है आपका मैंग्रोव वन और पतझड़ी वन। आप डिफरेंस करने के लिए ऐसे करके भी आ सकते हो कि बॉक्स बना के इधर आप मैंग्रोव वन लिखो, इधर पतझड़ी वन, और वही ज़्यादा बेटर भी रहता है क्योंकि इस पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। अब देखो, मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव वन समुद्री तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, विशेषकर ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में। ये वन नमक युक्त जल में उगते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली होती हैं, जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। ये वन जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मछलियों व अन्य जलीय जीवों के लिए प्राकृतिक आश्रय स्थल प्रदान करते हैं। यह वन तटीय क्षेत्रों की मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और समुद्री तूफानों से भी रक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरबन, जो कि पश्चिम बंगाल में एक प्रसिद्ध मैंग्रोव वन है। अब हम पढ़ते हैं पतझड़ी वन। पतझड़ी वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ गर्मी और सर्दी दोनों मौसम होते हैं और वर्षा सीमित मात्रा में होती है। इनमें पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियां शरद ऋतु में गिरा देते हैं ताकि जल की हानि कम हो। इन वनों में साल, शीशम, पलास, टीक आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन भारत के मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भागों में अधिक पाए जाते हैं। ये वन लकड़ी और औषधियों का अच्छा स्रोत है। ये तो आपका मैंग्रोव वन और पतझड़ी वन में अंतर हो गया। उसमें दूसरा दिया हुआ है विनियमन पारिस्थितिकी तंत्र सेवा और सांस्कृतिकी पारिस्थितिकी तंत्र सेवा में अंतर बताना है। तो पहले विनियमनी पारिस्थितिकी तंत्र हम देख लेते हैं। ये वे सेवाएं होती हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक प्रक्रियाओं को संतुलित रखने के लिए प्रदान करता है। इसमें जलवायु नियंत्रण, जल की शुद्धता, वायु की शुद्धता, परागण, बाढ़ नियंत्रण, मिट्टी का संरक्षण आदि शामिल हैं। ये सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं और उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक होती हैं। अगर इसके उदाहरण देखें तो पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वायुमंडल को स्वच्छ बनाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा। अब ये वे सेवाएं हैं जिनसे मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र से मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप में प्राप्त करता है। इसमें पर्यटन, मनोरंजन, आध्यात्मिक अनुभव, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक विरासत आदि आते हैं। ये सेवाएं लोगों के भावनात्मक और सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाती हैं। उदाहरण देखें तो गंगा नदी का धार्मिक महत्व या किसी वन में ट्रैकिंग और पर्यटन की सुविधा। इसके बाद नेक्स्ट अंतर पूछे आपसे पारंपरिक और गैर परंपरागत या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में। देखो, आपको अटेम्प्ट कोई 2 ही करने थे, लेकिन मैं आपको सारों का आंसर बताऊंगी जिससे आपके ज्यादा क्वेश्चंस प्रिपेयर हो। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? ये वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जो प्राचीन समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर होता रहा है। इनमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा जैसे स्रोत शामिल होते हैं। ये ऊर्जा स्रोत सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इनका अत्यधिक दोहन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग से वायु प्रदूषण, जल परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह ऊर्जा उत्पादन के लिए सस्ता तो हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से टिकाऊ नहीं है। अब हम अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी जिसे हम बोलते हैं उसको पढ़ेंगे। ये वे ऊर्जा स्रोत होते हैं जिनका उपयोग हाल के वर्षों में बढ़ा है और जो पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैविक ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। ये नवीनकरणीय, रिन्यूएबल होते हैं, अर्थात बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं और कभी समाप्त नहीं होते। ये ऊर्जा स्रोत स्वच्छ होते हैं और प्रदूषण नहीं फैलाते। इनके विकास को बढ़ावा देकर दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। लास्ट है इसमें आपका कृषि अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट में आपको अंतर बताना है। तो कृषि अपशिष्ट वह अपशिष्ट होता है जो कृषि क्रियाओं के दौरान उत्पन्न होता है, जैसे कि फसलों के अवशेष, पुआल, पत्तियां, छिलके, खाद, कीटनाशक डिब्बे आदि। यह अपशिष्ट जैविक होता है और आसानी से नष्ट हो सकता है। कई बार अपशिष्टों का प्रयोग खाद, कंपोस्ट, जैव गैस उत्पादन या पशु आहार के रूप में किया जाता है।
यदि इसका उचित निस्तारण न किया जाए तो यह भी पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण बन सकता है। यह अपशिष्ट ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। कृषि अपशिष्ट के बारे में था ये। अब हम औद्योगिक अपशिष्ट देखते हैं। ये वह अपशिष्ट होता है जो कारखानों, उद्योगों या उत्पादन इकाइयों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे रसायन, धातुएं, प्लास्टिक, रंग, तेल, औषधीय अपशिष्ट आदि। यह अपशिष्ट अक्सर विषैला और खतरनाक होता है। इसका निस्तारण सही ढंग से नहीं किया जाए तो यह जल, वायु और भूमि को प्रदूषित कर सकता है। कई औद्योगिक अपशिष्ट पुनः उपयोग या रिसाइकिल किए जा सकते हैं। यह अपशिष्ट नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक उत्पन्न होता है। देखो, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ये सारे अंतर बताने वाले क्वेश्चन देखे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपको शॉर्ट नोट लिखना है और इन चारों में से किसी 2 पे लिखना है। ये आपको 4 दिए हुए हैं, इनमें से कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पहला, भूमि उपयोग परिवर्तन और उसके प्रभाव पर। तो भूमि उपयोग परिवर्तन से आशय है कि प्राकृतिक भूमि को कृषि, औद्योगिक, आवासीय या अन्य कार्यों में बदलना। और इसके प्रभाव क्या पड़े हैं कि वनों की कटाई हुई है, जिससे जैव विविधता पर संकट आता है। मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन हुआ है। जल स्रोतों की कमी और प्रदूषण में वृद्धि हुई। शहरीकरण के कारण आवासीय क्षेत्रों में भीड़ और संसाधनों पर दबाव बढ़ा है। इसके बाद आपको दूसरा टॉपिक दिया हुआ है, लैंडफिल के सामाजिक पर्यावरणीय प्रभाव आपको बताने हैं। तो लैंडफिल में कचरा दबाने से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो बताने हैं। देखो, लैंडफिल क्या होता है कि जब हम कचरे को जमीन के अंदर दबा देते हैं तो इससे भूजल प्रदूषण होता है। लीक होने वाला कचरा पानी को दूषित करता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें त्वचा रोग और श्वसन रोग हो सकते हैं। गंध और मक्खियों की समस्या होती है, जिससे जीवन गुणवत्ता पर असर पड़ता है। जमीन की बर्बादी होती है, भविष्य में उपयोग के लिए अनुपयोगी हो जाती है, मतलब वहां पे हम कृषि वगैरह नहीं कर पाते। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना। तो आपको पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना बतानी है। इसमें 2 मुख्य घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। आप जैविक और अजैविक घटक के बारे में बताओगे कि वो क्या होते हैं, फिर उनके उदाहरण दोगे, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। अजैविक घटक के उदाहरण सूर्य प्रकाश, जल, मिट्टी, वायु। इन घटकों के बीच पोषण चक्र, ऊर्जा प्रवाह और जैविक अंतःक्रिया से संतुलन बना रहता है। देखो, आपको ये 5 मार्क्स में अटेम्प्ट करना है, तो आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्यावरण के घटक। तो पर्यावरण के 4 घटक होते हैं, जैवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। आप इन चारों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि ये क्या होते हैं, और फिर इन घटकों के आपसी संबंध से ही पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, आप लास्ट में लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपको 6 मार्क्स में और 4 मार्क्स में 2 पार्ट दिए हुए हैं। अगर आप 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये ध्यान रखना कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके से डिवीजन किया हुआ है। कहीं पे ऑप्शन दिया है कि आपको 3 में से 2 पार्ट करने हैं या 4 में से 2 पार्ट करने हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि ध्वनि प्रदूषण को परिभाषित कीजिए, इसके प्रमुख स्रोतों और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको 3 चीजें पूछी हैं। एक तो पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा, दूसरा इसके स्रोत, और पर्यावरण और मानव पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितनी भी क्वेश्चन में चीजें दी गई हैं आपको सबका ही आंसर करना है, ध्यान रखना है इस चीज का। तो ध्वनि प्रदूषण की हम परिभाषा देखते हैं। जब ध्वनि का स्तर सामान्य सीमा 45 से 55 डेसिबल से अधिक हो जाए तो वह मानव तथा पर्यावरण के लिए हानिकारक हो तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं ध्वनि प्रदूषण के? जो वाहन है, जैसे कार, बस, ट्रेन या एयरक्राफ्ट। दूसरा, उद्योगों की मशीनें, लाउड स्पीकर और पटाखे। निर्माण कार्य जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो उससे भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर और टीवी। अब इसके मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं कि तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, नींद की कमी होती है, सुनने की शक्ति में भी कमी आ जाती है, दिल की बहुत सारी बीमारियां होती हैं और मानसिक विकार मतलब मानसिक बीमारियां भी हो जाती हैं।
पर्यावरण पर इसका प्रभाव देखें तो पक्षियों और जानवरों की प्रवृत्ति में बदलाव आता है, प्रजनन चक्र में बाधा आती है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन में कमी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में ही बी पार्ट है, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए समुदाय या व्यक्तिगत स्तर पर लागू किए जा सकने वाले कोई 4 व्यवहारिक उपाय सुझाइए। इसके लिए व्यवहारिक उपाय ये हो सकते हैं, जैसे लाउड स्पीकर और ध्वनि यंत्रों हैं उन पर नियंत्रण लगाया जाए, सार्वजनिक कार्यक्रमों में लाउड स्पीकर का उपयोग सीमित समय तक किया जाए, ध्वनि सीमा डेसिबल का पालन अनिवार्य हो, और दूसरा वाहनों की नियमित जांच और रखरखाव, जैसे जो पुराने और तेज आवाज वाले वाहन होते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाए, साइलेंसर का प्रयोग सुनिश्चित किया जाए, जैसे कि अभी दिल्ली में किया भी जा रहा है कि जैसे जो बुलेट बाइक होती है उसको चलाने के लिए साइलेंसर का यूज होना चाहिए। अगला है ध्वनि अवरोधक निर्माण, स्कूलों, अस्पतालों और धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि अवरोधक दीवारें बनाई जाए, मतलब ऐसी दीवारें बनाई जाए जिससे जो ध्वनि है वो अंदर ना आए। आपने हॉस्पिटल में देखा भी होगा कि बाहर की आवाजें अंदर नहीं आती, और बहुत सारे स्कूल्स भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं। यातायात क्षेत्रों में ध्वनि रोधक सड़कों का निर्माण हो, सामाजिक जागरूकता फैलाई जाए, जैसे आम जनता है उसको ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी जाए कि भाई इसका सबसे ज्यादा प्रभाव तो बच्चों और बूढ़ों पर ही पड़ता है कि उनकी सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है। नो हॉर्न क्षेत्रों की पहचान की जाए और उनका पालन किया जाए कि यहाँ पर हॉर्न नहीं बजाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दोहरी चुनौती का सामना कर रहा है। चर्चा कीजिए कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग इस चुनौती से निपटने में कैसे मदद कर सकता है। भारत में अपनाई जा रही नवीनकरणीय ऊर्जा पहलों और प्रौद्योगिकी के उदाहरणों के साथ अपने उत्तर का समर्थन कीजिए। देखो क्वेश्चन को ना इस क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा लेंथी करके दिया हुआ है, आंसर आपको ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं लिखना, आपको जितने मार्क्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग लिखना है, बट आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है क्योंकि उसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे अब इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो आपको इसमें से चूज करना है कि आंसर क्या करना है। पहले ये सिचुएशन दी हुई है भारत की, अब इसमें क्वेश्चन क्या है कि जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके स्रोतों के उपयोग और उनकी चुनौती से निपटने में कैसे मदद कर सकते हैं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत। दूसरा इसमें आंसर क्या करना है कि जो भारत ने नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों की पहल की है उनके बारे में बताना है। तो भारत की ऊर्जा जरूरतें और वैकल्पिक जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके बारे में देखते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, इसके साथ ही ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, डीजल और पेट्रोल ये सब सीमित हैं और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब देखो चुनौतियां क्या आ रही हैं कि बढ़ती ऊर्जा मांग है, प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन भी हो रहा है, और जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता भी है देश की। तो इसके लिए अब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की क्या भूमिका है। जैसे सौर ऊर्जा, ये एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है। भारत में सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं हैं। कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सौर पंप दिए जा रहे हैं। पवन ऊर्जा, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित हैं, कम लागत और पर्यावरण के अनुकूल भी हैं ये। बायोगैस और बायोमास, ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन किया जाता है जो कि स्वच्छ भी है और टिकाऊ विकल्प भी है देश के लिए। जल विद्युत देखें तो नदियों के पानी से बिजली उत्पादन स्थायी और विश्वसनीय स्रोत है ये। अब भारत में जो प्रमुख पहलें की जा रही हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ISA, भारत द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल है ये। राष्ट्रीय सौर मिशन NSM, सौर ऊर्जा के उपयोगों को बढ़ावा देने की ये नीति है। उज्ज्वला योजना स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये चलाई गई थी। अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन ये एक ही है तो इसमें आपको निष्कर्ष भी लिखना है। निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संतुलन और सतत विकास की ओर ले जाएगा। सरकार और नागरिकों दोनों को मिलकर इनका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना होगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया है जो आपको अटेम्प्ट करना था। अब यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है जो रेगुलर और सोल के उन बच्चों को अटेम्प्ट करना है जिनकी बैक आई है, जिनका एडमिशन 2022 में हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जिनका एडमिशन हुआ है और कोई बैक नहीं आई है, उन्हें क्लियर सिर्फ पार्ट ए ही करना है, बाकी का उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना। पर फिर भी आप इसके सॉल्यूशंस को देखो क्योंकि आपके सिलेबस से ही है, तो आपको इनसे बहुत सारे आंसर्स का पता चलेगा। अब पार्ट बी हम देखते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन में से कोई 2 को अटेम्प्ट करना है। उन 2 के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं तो उन्हें सभी को अटेम्प्ट करना होगा। कोई 2 करने हैं आपको 6, 7 और 8 में से। 6 क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो आपको ये एक टेबल दी गई है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्लेषण कीजिए कि किस शहर में सबसे कुशल अपशिष्ट संग्रह प्रणाली है। तो पहले ये आपको शहरों के नाम दिए हैं, उनमें कितना अपशिष्ट उत्पादन होता है टन में दिया गया है पर डे का, फिर उसमें से कितना एकत्रित कर लिया जाता है वो, और उसमें से प्रसंस्करण दर उसकी कितनी है वो दी गई है। तो पहले क्वेश्चन में आपको सबसे कुशल अपशिष्ट संग्रह पूछा है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ का कुशल है, चेन्नई का। 60% इसमें दिया गया है कि 60% का प्रसंस्करण कर लिया जाता है। इतना इकट्ठा होता है 5,600 टन और 4,900 टन इसमें से एकत्रित करके उसको प्रसंस्कृत कर दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है किस शहर में अपशिष्ट उत्पादन और संग्रह के बीच सबसे अधिक अंतर है, इस अंतर के पर्यावरणीय परिणाम क्या हो सकते हैं। तो पहले अंतर देखो सबसे ज़्यादा किस में है। आपको इसमें देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली है उसमें ही सबसे ज़्यादा अंतर है कि यहाँ पे डेली का उत्पादन कितना होता है 11,000 टन और एकत्रित कितना किया जाता है 9,800 टन। फिर इससे रिलेटेड पूछा गया है कि अगर इसके अंतर की वजह से पर्यावरणीय परिणाम क्या होंगे इसके। देखो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसका कि खुले में जो पड़ा हुआ कूड़ा है उसके सड़ने से दुर्गंध और बीमारियां फैलेंगी, जल और वायु प्रदूषण बढ़ेगा, कूड़े के ढेर से मच्छर मक्खियां आदि पनपते हैं तो इससे बीमारियां फैलेंगी, और नालियों में कचरा भर जाने से जल प्रवाह की भी समस्या होगी। तो ये सब पर्यावरणीय समस्याओं का सामना हमें करना पड़ेगा। गा वाला है कि आपकी राय में महानगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिक चुनौतीपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर देखते हैं कि महानगरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निम्न कारणों से चुनौतीपूर्ण है। पहला तो है सबसे अधिक जनसंख्या। महानगरों में जनसंख्या अधिक होती है जिससे अपशिष्ट उत्पादन भी ज़्यादा होता है। अव्यवस्थित बस्तियां जैसे झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में कूड़े का संग्रह करना एक कठिन कार्य होता है। अवसरों की कमी, कुशल अपशिष्ट पृथक्कीकरण, पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण की सुविधाएं सीमित होती हैं। यातायात और भीड़, अपशिष्ट एकत्रित करने वाले वाहनों को समय पर संचालन में बाधा आती है। जन जागरूकता की कमी, लोग कूड़ा अलग अलग नहीं करते, मतलब जो सूखा और गीला कूड़ा है उसको अलग अलग नहीं डालते, जिससे उसका प्रबंधन करने में मुश्किल होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 10 मार्क्स का ये। इसमें देखो आपको एक अंतर कॉलेज प्रतियोगिता में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व करना है और इस विषय पर बोलना है। टॉपिक क्या है, मानव समुदायों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं का महत्व। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें भी दी हैं कि जो आपको इंक्लूड करनी है अपने भाषण में। एक भाषण तैयार कीजिए जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाए कि पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, ईंधन और औषधीय पौधे और सेवाएं जैसे परागण, जलवायु विनिमय, विनियमन, जल शोधन और मिट्टी की उर्वरता मानव समुदायों की भलाई और अस्तित्व का समर्थन कैसे करती है। साथ ही सुझाव दीजिए कि जब ये पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं खराब हो जाती हैं या खो जाती हैं तो मनुष्यों को किन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, खासकर भारत में बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के संदर्भ में। तो इसमें आपको भाषण लिखना है। वैसे रेगुलर वाले बच्चों का भाषण लिखने का क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसके प्रभाव आ सकते हैं, तो आप इसको देख लेना। भाषण के लिए आप जैसे लिखते हैं भाषण का जो फॉर्मेट होता है उसी में लिखोगे। पहले टॉपिक लिखोगे कि मानव समुदाय के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं का महत्व। आदरणीय
निर्णायक मंडल, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और मेरे साथियों, नमस्कार। आज मुझे इस अंतर कॉलेज प्रतियोगिता में मानव समुदायों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र की वस्तुओं और सेवाओं का महत्व विषय पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात वह तंत्र जिसमें जीवों और उनके वातावरण के बीच निरंतर संबंध बना रहता है, हमारे जीवन का मूल आधार है। यह तंत्र हमें वस्तुओं और सेवाएं दोनों प्रदान करता है जो मानव अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र से जो प्राप्त वस्तुएं, जैसे भोजन क्या क्या है, अनाज, फल, सब्जियां, मांस, मछली, ये सब प्रकृति की देन है। जल, जैसे जो नदियों, झीलों और वर्षा से मिलता है, वो जीवन का आधार है। ईंधन देखिए, लकड़ी, गोबर, बायोमास जैसे प्राकृतिक ईंधन गांवों की ऊर्जा का स्रोत है। औषधीय पौधे जैसे तुलसी, नीम, गिलोय जैसे पौधों का औषधीय उपयोग प्राचीन काल से ही होता आया है। अब पारिस्थितिकी तंत्र से जो हमें सेवाएं प्राप्त होती हैं वो देखते हैं इसी में। परागण, मधुमक्खियां, तितलियां आदि फसलों का परागण करती हैं जिससे उत्पादन होता है। जल शुद्धिकरण, गीले क्षेत्र जल को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। जलवायु नियंत्रण, जंगल तापमान में वर्षा को संतुलित रखते हैं। मृदा की उर्वरता, जैविक पदार्थों के शरण से मृदा उपजाऊ होती है। यदि ये सेवाएं नष्ट हो जाएं तो क्या होगा? भोजन की कमी और भुखमरी बढ़ेगी, बीमारियां बढ़ेंगी क्योंकि औषधियां और साफ पानी नहीं मिलेगा। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, सूखा, गर्मी अधिक बार आएंगे। गरीब और निम्न आय वर्ग के जो लोग हैं वो सबसे अधिक प्रभावित होंगे। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण का प्रभाव। भारत में तेजी से बढ़ रहा शहरीकरण और औद्योगिकीकरण वनों की कटाई, जल प्रदूषण और जैविक विविधता के नुकसान का कारण बन रहे हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर सीधा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। उपसंहार मतलब निष्कर्ष होता है, जैसे 10 मार्क्स का तो आप निष्कर्ष भी बोलोगे उसमें। हम सभी को मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करनी चाहिए। स्थायी विकास, हरियाली अभियान, जल संरक्षण और पुनः उपयोग की प्रवृत्ति को अपनाकर हम इन सेवाओं को बचा सकते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य ही मानवता का भविष्य है। धन्यवाद। जय हिंद। ये भाषण लिखना था आपको, तो इसलिए आप पूरा फॉर्मेट लिखोगे नीचे इंक्लूड करके ये सब। अब देखो क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक पैराग्राफ दिया है, उसके बेस पे क्वेश्चंस का आंसर देना है। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़ें और उसके बाद प्रश्नों का उत्तर दें। भारत के महानगरों में पानी का संकट बहुत गंभीर है जो तेजी से हो रहे शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और खराब जल प्रबंधन के कारण है। जैसे जैसे शहर फैलते हैं, स्वच्छ पानी की मांग आपूर्ति से अधिक होती जाती है, जिससे भूजल पर निर्भरता बढ़ती जाती है, जो तेजी से खत्म होता जा रहा है। अतिक्रमण और प्रदूषण के कारण कई शहर जल निकाय गायब हो गए हैं, जबकि पुराने बुनियादी ढांचे के रिसाव के कारण पानी को काफी कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन ने वर्षा के पैटर्न को अनियमित बना दिया है, जिससे प्राकृतिक पुनः पूर्ति की विश्वसनीयता कम हो गई है। बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली जैसे शहरों में अक्सर पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू, औद्योगिक और कृषि संबंधित जरूरतें प्रभावित होती हैं। यह संकट सामाजिक आर्थिक असमानताओं को भी उजागर करता है, क्योंकि झुग्गी झोपड़ी और कम आय वाले समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। अगर इसका समाधान नहीं किया गया तो यह संकट सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक उत्पादकता और शहरी स्थिति के लिए खतरा बन सकता है। संकट को कम करने और भविष्य के लिए लचीले शहरों का निर्माण करने के लिए वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, जन जागरूकता और एकीकृत शहरी जल प्रबंधन जैसे तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन पूछे हैं कि भारत में महानगरों में उभरते जल संकट के क्या कारण हैं। दूसरा कि जलवायु परिवर्तन ताजे जल संसाधनों की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करता है, और जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो भारत के महानगरों में जल संकट उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? तो उसका सबसे पहला कारण है तेजी से शहरीकरण। जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की मांग अत्यधिक बढ़ गई है। अप्रभावी जल प्रबंधन, जल स्रोतों का उचित संरक्षण व वितरण नहीं हो रहा। भूजल पर अत्यधिक निर्भरता,
सतही जल की अनुपलब्धता के कारण अधिक मात्रा में भूजल का दोहन हो रहा है। जल निकायों का अतिक्रमण और प्रदूषण, झीलें और तालाब अतिक्रमण में अपशिष्ट से नष्ट हो रहे हैं। पुरानी पाइपलाइन प्रणाली, जल आपूर्ति में भारी रिसाव और बर्बादी हो रही है। इसी में जो बी वाला क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि जलवायु परिवर्तन ताजे जल संसाधनों की उपलब्धता को कैसे प्रभावित करता है। तो ये देखते हैं हम। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को अनियमित बना देता है। कभी बहुत अधिक बारिश तो कभी सूखा पड़ता है, जिससे प्राकृतिक पुनर्भरण अविश्वसनीय हो जाता है। यह स्थयी और भूजल दोनों की उपलब्धता को प्रभावित करता है, जिससे जल संकट और अधिक गंभीर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर सी है, इसी में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो पहला उपाय है वर्षा जल संचयन। छतों पर पानी को संग्रह कर भूजल को रिचार्ज किया जाए। अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण, घरेलू व औद्योगिक जल को शुद्ध कर पुनः उपयोग में लाना। जन जागरण अभियान, जल संरक्षण की आवश्यकता पर जन सामान्य को जागरूक करना। समेकित शहरी जल प्रबंधन, जल स्रोतों का वैज्ञानिक एवं समन्वित तरीके से प्रबंधन करना। लीकेज नियंत्रण, जल आपूर्ति प्रणाली में रिसाव को रोकने हेतु आधुनिक तकनीकें अपनाना। यहाँ आपका पार्ट बी कंप्लीट हो गया है, जो कि रिपीटेड स्टूडेंट्स को करना था, जो रेगुलर और सोल के हैं। अब जो पार्ट सी है, सिर्फ जो रिपीटेड वाले स्टूडेंट हैं सोल के, उन्हें अटेम्प्ट करना है। इसमें क्वेश्चन आपको 3 क्वेश्चन दिए, जिनमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कोई 5 अटेम्प्ट करने हैं 2-2 मार्क्स के। देखो ये आपके लिए भी यूजफुल होगा, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। जलमंडल, परमाणु ऊर्जा, धुंध, अजैविक घटक, जीवाश्म ईंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट और पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, हमें ये सब पढ़ना है। देखो ये आपको 2-2 मार्क्स में ही एक्सप्लेन करने हैं, इसमें ज़्यादा नहीं बताना है, तो मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ। जैसे जलमंडल है, जलमंडल क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध समस्त जल जो महासागरों, नदियों, झीलों, भूमिगत जल और वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, उसी को हम जलमंडल कहते हैं। दूसरा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु विखंडन या संलयन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त ऊर्जा को ही हम परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसका उपयोग बिजली उत्पादन, औद्योगिक कार्यों और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। थर्ड है धुंध, कि धुंध किसे कहते हैं? तो जो स्मोक होता है, मतलब जो धुआं होता है, और फोग, कोहरा, धुएं और कोहरे को मिलकर जो बनता है उसे हम धुंध कहते हैं। ये एक प्रकार का वायु प्रदूषण होता है, जो मुख्यतः वाहनों, औद्योगिक इकाइयों और कोयला जलाने से निकलने वाले धुएं के कारण होता है। और इसमें ज़्यादातर शामिल होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन O3 जिसे हम बोलते हैं, और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अजैविक घटक। अजैविक घटक क्या होते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाने वाले वे घटक जो जीवित नहीं होते, जैसे जल, प्रकाश, वायु, तापमान, मिट्टी आदि, ये सब अजैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन। ऐसा ईंधन जो लाखों वर्षों तक मृत पौधों और जानवरों के अवशेष से प्राकृतिक रूप से बनता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस होती है। नेक्स्ट है जैव चिकित्सा अपशिष्ट। जैव चिकित्सा अपशिष्ट क्या होता है? अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिक आदि से निकलने वाला ऐसा कचरा जिसमें संक्रमित सुई, पट्टियां, उपयोग की गई दवाइयां और शल्य उपकरण शामिल होते हैं। इसका विशेष तरीके से निपटान करना जरूरी होता है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, जिसे हमें पुनर्स्थापना भी हम इसे कह सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र जैसे जंगल, नदी, मिट्टी, समुद्र तट को उसकी प्राकृतिक अवस्था में लौटाना। इसमें इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं कि वनों का संरक्षण और पुनर्निर्माण करना, प्रदूषित जल और वायु की सफाई करना, जैव विविधता को बढ़ाना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है वहनीयता और सतत विकास की अवधारणा को समझाइए। ये दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं और पर्यावरणीय संरक्षण और भावी पीढ़ियों के संदर्भ में ये क्यों महत्वपूर्ण है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ समझाइए। देखो, वहनीयता का अर्थ है वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना कि भविष्य की पीढ़ी
अपने संसाधनों की आवश्यकता पूरी कर सकें। इसमें संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग शामिल है। सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पक्षों का संतुलन बनाए रखे। यह भविष्य के लिए संसाधनों की रक्षा करते हुए वर्तमान को सुधारता है। मतलब ऐसा विकास करना जिससे कि हम अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी बचा सकें और वर्तमान में भी विकास कर सकें। इनका आपस में क्या संबंध है? सतत विकास वहनीयता का ही व्यवहारिक रूप है। दोनों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। अब भविष्य की पीढ़ियों और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये क्यों जरूरी है? इससे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण होता है, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति को रोका जा सकता है, जैव विविधता सुरक्षित रहती है, स्वास्थ्य और जीवन बेहतर होता है। उदाहरण देखें हम इसके तो वर्षा जल संचयन, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग, जैविक खेती, कचरे का पृथकीकरण और पुनर्चक्रण, हरित भवनों का निर्माण करना, सार्वजनिक परिवहनों का उपयोग, एकल उपयोग प्लास्टिक पर रोक, जंगलों की रक्षा, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का उपयोग, पर्यावरण शिक्षा का प्रसार। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भारत में लागू किए गए कुछ प्रमुख पर्यावरणीय कानूनों पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। इन कानूनों के अस्तित्व में होने के बावजूद प्रदूषण एक प्रमुख मुद्दा क्यों बना हुआ है? आलोचनात्मक रूप से जांच कीजिए कि कार्यान्वयन और परिवर्तन की कमी किस प्रकार प्रदूषण की समस्या के बने रहने में योगदान करती है। अपने उत्तर को प्रासंगिक उदाहरणों के साथ समर्थित कीजिए। देखो, इसमें पहले तो जो पर्यावरणीय कानून है उनके बारे में बताना है, फिर ये बताना है कि उनके होते हुए भी प्रदूषण की समस्या क्यों बनी हुई है। भारत में प्रमुख पर्यावरणीय कानून: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974। देखो, ये क्वेश्चन आपको सेकंड ईयर में भी पढ़ना होगा। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये सब तो पर्यावरण से संबंधित कानून हैं। इन कानूनों के बावजूद भी अब पर्यावरण प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है? एक तो कानूनों का सही तरीके से पालन ना होना, सरकारी तंत्र की उदासीनता और भ्रष्टाचार का होना, जन जागरूकता की कमी, उद्योगों द्वारा नियमों की अनदेखी करना और दंड की कठोरता का अभाव होना। अब कार्यान्वयन और प्रवर्तन की कमी का प्रभाव: कानून सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। गंगा नदी और यमुना नदी जैसी नदियां अभी भी प्रदूषित हैं। दिल्ली में हर साल स्मोक की समस्या गंभीर होती है। प्लास्टिक बैन के बावजूद इसका उपयोग जारी है। उदाहरण देखें तो गंगा सफाई योजनाएं, लेकिन प्रदूषण अभी भी बना हुआ है। दिल्ली में वायु प्रदूषण, परंतु नियमों का पालन ही नहीं होता। प्लास्टिक प्रतिबंध, लेकिन बाजारों में अभी भी उपलब्ध है। ये जो अभी 2025 में एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आता है क्वेश्चन पेपर, ये वो है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी सेम इसी तरीके से आपको बताया गया है कि 1 आवर का एग्ज़ाम होगा और जो रिपीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पार्ट बी और पार्ट सी भी उन्हें अटेम्प्ट करना है। इसके बाद सेम ये आपको इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलेंगे कि आपको कौन से पार्ट में कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये ध्यान से रीड कर लेना, उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना एग्जाम में। अभी तक आपके इंस्ट्रक्शंस थे, अब यहाँ से पार्ट ए स्टार्ट होता है जो कि आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का सेम इसी तरीके से ट्रू फॉल्स का दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। ये टिक मार्क के क्वेश्चन है। इसके बाद इसमें आपको एब्रीवेशंस दी हुई हैं जिनकी फुल फॉर्म लिखनी है, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, COD, TBS, ई वेस्ट और 3 Rs। इसमें आप ये 3 R का क्वेश्चन अलग से भी प्रिपेयर कर लेना।
क्योंकि 3R से रिलेटेड क्वेश्चन अलग से भी कई बार आ जाता है, रिसाइकल रीयूज वाला। फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपको सेम उसी की तरह है कि कोई 2 आपको इसमें अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, 3 दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है 10 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन है। देखो ये सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मोस्टली आता ही है। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया और पार्ट 2 स्टार्ट होता है। ये ध्यान रखना कि आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है, कौन सा नहीं करना। फिर यहाँ पे पार्ट बी कंप्लीट हो गया, पार्ट सी स्टार्ट हो गया। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर था, मैंने आपको इस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी दिखा दिया उसके सॉल्यूशन के साथ, और लास्ट ईयर का भी। इसके बाद आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।